नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन का काम संपन्न होने के बाद अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यह ऐसा रत्न था जिस पर देव और दानव दोनों की लार टपकने लगी। दोनों अमृत पीना चाहते थे। छीना झपटी मच गई। देवता अमृत कलश लेकर भागे। इस आपाधापी में अमृत की 4 बूंदें धरती पर टपक गई। जिन 4 स्थानों पर यह अमृत की बूंदें गिरी उनका नाम प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। किंवदंती है कि उन्हीं बूंदों की याद में इन 4 स्थानों पर हर 6 साल बाद कुंभ और 12 साल पर महाकुंभ का आयोजन होता है। चमत्कार की बात है कि इन चारों शहरों का समुद्र से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसके बावजूद समुद्र मंथन से निकला अमृत इन्हीं 4 शहरों में गिरा। इसके लिए भारत सरकार चाहे तो समुद्र मंथन आयोग बनाकर जांच करवा सकती है। कुंभ दुनिया भर में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोहों में सबसे अनूठा है। बहन श्वेता सिंह के शब्दों में कहें तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। कुंभ आस्था के उस चरम रूप का प्रकटीकरण है जहां तर्क और विज्ञान नतमस्तक हो जाते हैं। महीने भर कल्पवासी बर्फीले पानी में अल सुबह स्नान करके अपने आराध्य का भजन कीर्तन करते हैं। निष्कपट निष्काम दिनचर्या और दान दक्षिणा जहां जीवन को शुद्ध करने का एकमेव लक्ष्य होता है। इंसानी आस्था का ऐसा चरम प्रदर्शन दुर्लभ है। तपस्या शब्द सिर्फ इन कल्पवासियों के चलते ही जीवंत हो उठता है। इन श्रद्धालुओं की आस्था को नमन करते हुए अब हम आपको कुंभ की दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जब अमृत निकला था तब अलग युग था। यह कलयुग है। अब कुंभ से अमृत की बूंदें नहीं छलकती। यहाँ बहुत सारे कीच, काम, क्रोध और काइयां लोगों का जमावड़ा भी होता है। साधुवाद की ओट में अवसरवादी बाबाओं साध्वियों की पौबारह होती है। जो संत महात्मा साधु बाबा हमको और आपको सांसारिकता के खोखलेपन पर प्रवचन देते हैं, मोहमाया से दूर रहने की सलाहें बांटते हैं, भौतिक जीवन के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले जाने का वादा करते हैं, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज, BMW कारों में सवार होकर आ रहे हैं। सर्व सुविधा संपन्न एयर कंडीशन टेंटों में रह रहे हैं। देसी घी में छनी पूड़ियां, मलाइयां और तरमाल से तोंद फुला रहे हैं। और जिन लोगों के लिए ये प्रवचन और उपदेश है वो अनुयायी, भक्त, श्रद्धालु ट्रेनों, बसों में भेड़ बकरियों की तरह लटक लटक कर 10 किलोमीटर पैदल चलकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। धक्का खाते, मुसीबत उठाने और गाढ़ी कमाई चढ़ाने के बाद उन्हें शिक्षा दी जाती है कि जिस सांसारिक जीवन में तुम अपने को खपा रहे हो वह तो मृगमरीचिका है। जीवन का असल उद्देश्य गृह त्यागी, अल्पभोजी बनने में है। इसी मार्ग पर चलकर परमात्मा से मिलन होगा और नाशवान धरती पर अविनाशी बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरा प्रवचन बस इतना ही। इसके आगे मैं जो कुछ कहूंगा वह सत्य घटनाओं पर आधारित होगा। कुंभ में आए बाबाओं के कारनामे मीडिया की लपकई चर्चा में है। जाहिरन इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले कोई भी कार्यक्रम हमारे खबरिया चैनलों के लिए TRP बटोरने की खदान होते हैं। इनके साथ बड़े पैमाने पर पैदा हो रहे यूट्यूबर्स के लिए भी ये आयोजन धंधा चमकाने का जरिया बन गया है। इस तरह जब एक ही मेले में 2-2 हितधारक स्पर्धा करेंगे तो टकराव की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आपको पता है कि कुंभ धार्मिक आयोजन है। जाहिरन साधु, संत, सन्यासी इस बाजार के पहले हितधारक हैं। मीडिया इस धंधे में बहुत देर से शामिल हुआ ताजा हितधारक है। सो टकराव हुआ और बहुत भीषण हुआ। महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हैं समझ चलो तुम्हें सबको बहुत ही बातें करेगा सहारा, इसलिए मैं कल में तुम्हें देख रहा मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल हमको आपके लिए दुआ करेंगे। आप जैसे कि बाबा मैं हूँ कि तू बाबा है कि तू दुआ करेगा। चलो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब नाथ नरक के पंथ।
मेरी साधु पक्ष को सलाह है कि काम, क्रोध और मद से दूर रहें और मीडिया पक्ष को सलाह है कि लोभ मोह से दूर रहें। दोनों पक्षों को शांति बरतने की आवश्यकता है। देश विदेश के लोगों की नजरें प्रयागराज पर टिकी हैं और प्रयागराज गंगा यमुना के तिकोने पर टिका है। लोग अपने पाप धोने के लिए हर दिन यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे खबरिया चैनल भी अपने पापों की गठरी धोने, टीआरपी का माल बटोरने की गरज से महीना भर पहले से ही बोरिया बिस्तर लेकर कुंभग्राम में बस चुके हैं। आध्यात्म के नाम पर आपको दिन भर एक से बढ़कर एक बाबाओं के दर्शन हो रहे हैं। एबीपी न्यूज का यह एक्सक्लूसिव नागा बाबा वाला इंटरव्यू कहीं छूट न जाए। इसमें नागाओं की शक्ति का राज छिपा है। गुप्त राज होते हैं, ये किसी के सामने बोले नहीं जाते। इंडिया का एक भगत है यहाँ पे सेवा के लिए, दो हमारे लिए। गृहस्थ एक जंजाल है जिसमें जैसे मकड़ी जाल पोती है उस तरह से फंसता चला जाता है मनुष्य। अबे महासत्य है। सत्य क्या है? सत्य घास बेचते हैं। हम स्वयंभू हैं। हमारे शरीर की भभूत धो गए, एक बार इंसान मुर्दा को पिला दो जाना सारों बहु जिंदा हो जाए। ये साधुओं की बूटी है, गृहस्थियों की नहीं है। भजन करने की दवाई, गांजा नहीं। मेरा नाम 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री नागा बाबा कमलगिरी। इतना ही नहीं, एबीपी न्यूज ने एक 8 साल के नागा बाबा को भी खोज निकाला। प्रयागराज महाकुंभ में सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी हैं गोपाल जी महाराज। वो पूरे महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनके एक हाथ में फरसा रहता है, एक हाथ में डमरू रहता है, शरीर पर भभूत धारण किए रहते हैं। जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में आप साधना कर रहे हैं, नागा बने हुए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज तक वाले कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी भांति भांति के हठयोगियों का पूरा मुजस्समा खड़ा कर दिया। और सचमुच अद्भुत है क्योंकि आप इनके अगर आप शरीर को देखें तो इनका एक हाथ, बायां हाथ खड़ा है और ये पिछले 9 सालों से इसी मुद्रा में। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे साधु से जो लगातार खड़े हैं, खड़े साधु। और आप इनको देखिए, ये पिछले 8.5 साल से ये खड़े साधु हैं। संगम किनारे एक और आश्रम है जिसमें 4 आंख वाले बाबा अपना डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इनके साथ एक कार, एम्बेसडर कार है और ये एम्बेसडर कार भगवा रंग में रंगी हुई। और इसमें आपको जब हम दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि ये आखिर बाबा ने इस एम्बेसडर कार को इतने समय से अपने साथ क्यों जोड़ रखा है। न्यूज 18 वालों ने कुछ खास मेहनत नहीं की। आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह जो सबको उपलब्ध थे, उसी पर इन्होंने भी हाथ साफ कर लिया। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा, कल की यहाँ महाकुंभ की खोज, क्या कहे उन्हीं से जान लेते हैं। क्या कहें मुझे को? महाकुंभ की खोज कहे। महाकुंभ की खोज, हाँ हो सकता है, एक्चुअली सही टाइटल है। हम इस बाबा पर आगे थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन टाइम्स नाउ वाले जो कबूतर बाबा पकड़ कर ले आए हैं वो भी देख लीजिए। बाबा के सिर पर कबूतर हर समय दिखाई पड़ता है। यूं लगता है जैसे जटाओं के बीच उसने घोंसला बना रखा हो। दावा है कि बीते 9 साल से कबूतर उनके साथ साए की तरह रहता है। ये जो आपकी वीडियोज है, फोटो है, बहुत वायरल हो रही है, किस तरीके से रिश्ता जुड़ गया? ये तो जीव सोई छिवे, जीव की माया है, बस जीव सोई छिवे सेवा है। इंडिया टीवी वाले भी पीछे नहीं रहे, वो कांटे वाले बाबा को खोज कर ले आए। कांटों का बिस्तर बिछा है और ये साधु महाराज उस पर ऐसे लेटे हैं जैसे मखमल की शैया हो। इनकी साधना इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि इन्हें न तो कांटे चुभते हैं न ही परेशान करते हैं। इतने प्रकार के बाबाओं को देखकर मुझे अपना ही एक पुराना शो याद आ गया। वह शो क्या है? वह तो आइडियाज की खान है। इतने प्रकार के बाबाओं का आइडिया मैंने कुंभ से महीनों पहले दिया था। अभी भी उनमें से बहुत सारे बाबा बन नहीं पाए हैं। कुंभ ही उन सब का सबसे बेहतरीन लॉन्च पैड हो सकता है। देखिए और कोशिश कीजिए कि ये सारे बाबा भी समय रहते अस्तित्व में आ जाएं। 1 मिनट पहले आप ये जान लीजिए कि देश में कितने तरह के संभावित बाबा हैं। बूढ़े बाबा, जवान बाबा, अधेड़ बाबा, गृहस्थ बाबा, गृह त्यागी बाबा, घोषित पत्नीधारी बाबा, अघोषित पत्नीधारी बाबा, पत्नी व्रत बाबा, पत्नी त्यागी बाबा, फक्कड़ बाबा, घुमक्कड़ बाबा,
मठाधीश, मंदिरवासी बाबा, आश्रमवासी बाबा, वनवासी बाबा, नगरवासी बाबा, ग्रामवासी बाबा, मजारवासी बाबा, पैदाइशी बाबा, व्यवसायी बाबा, अपराधी बाबा, पेरोल वाले बाबा, तड़ीपार बाबा, जमानत याफ्ता बाबा, बलात्कारी बाबा, कट्टाधारी बाबा, चाकूधारी बाबा, त्रिशूलधारी बाबा, नागा बाबा, नंगा बाबा, कपड़ा पहनने वाले बाबा, नहाने वाले बाबा, बिना नहाने वाले बाबा, चिलम सुल्फा गांजा वाले बाबा, बम बम भगेड़ी बाबा, नेता और मंत्रियों वाले बाबा, सिर्फ महिला शिष्यों वाले बाबा, शर्तियां बेटा देने वाले बाबा, नौकरी देने वाले बाबा, प्रेमिका पटाने वाले बाबा, मद्रासी बाबा, नेपाली बाबा, बंगाली बाबा, गंडे वाले बाबा, ताबीज वाले बाबा, कैमरे वाले बाबा, मोबाइल वाले बाबा, 4 GB रैम 2 GB डाटा फ्री वाले बाबा। थोड़ा सा और, लंगोट वाले बाबा, लुंगी वाले बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, सफाचट बाबा, अवघड़ बाबा, कमंडला बाबा आदि इत्यादि। मजा आ गया। ये सारे बाबा अभी भी मिसिंग हैं। कुंभ नगरी में डटे पत्रकारों का कहना है कि इस कुंभ में मीडिया कवरेज अभी उस चरम बिंदु को टच नहीं कर पाई है जहां पिछले कुंभ में यह पहुंची थी। 12 साल संकल्प है आपका, तो लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं, उतारिए मत। IIT वाले बाबा की हम खास बात करना चाहते हैं। मीडिया को लगा कि उसके हाथ कोई हीरा लग गया है, सब उसके पीछे बावले हो गए, मानो विज्ञान और आध्यात्म का कोई आदर्श ब्रांड एम्बेसडर हाथ लग गया हो। जिसे देखो वही अभय सिंह उर्फ IIT वाले बाबा के पीछे लग लिया। परेशान तो कर ही रहे आप लोग, परेशान करके पूछते हो परेशान हुए क्या? महाकुंभ की खोज क्या कहें? महाकुंभ की खोज। लेकिन एक साधु कबीर ने कहा था, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो जैसे जैसे IIT वाले अभय सिंह ने बोलना शुरू किया, वैसे वैसे इसके मन की मैल सतह पर आती गई। पहले इसने अपने माँ बाप को धिक्कारा। क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ ये अभी जो उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज देता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। जो सारा चुका दिया मैंने। बात बट वही यदि उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव वो सब चाहिए, तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। तो उनको किस चीज के लिए बोल रहे देने के लिए? वो तो क्योंकि वो मैंने तो पेरेंट्स से डिप्रेशन के बाद भी यही डिस्कशन किया था। तो बोले कि तुम लोगों को समझ में आता है पेरेंटिंग क्या होती है? बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को? उनका प्यार। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू कि बेटा घर आ जा। घर आ जा मतलब क्या होता है? ये तो फेमस होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वैसा वो सारी नोटंकी भी है ना ये। और फिर इसने फिरका परस्ती का जहर भी उगला। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। और अंत में इसने गांधी जी पर जो ओछी टिप्पणी की, उससे साबित हुआ कि यह आदमी न सिर्फ कमअक्ल है, बल्कि मानसिक तौर पर अस्थिर है और इसे उपचार की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो? क्या किया उन्होंने? कल्ट है ना वो, जैसे ओशो का कल्ट था वैसे कल्ट बना हुआ है। वो कल्ट रूल कर रहा है तुमको इतने साल से, एक फेक बाबा का कल्ट। जितनी आवश्यकता इस आदमी को उपचार की है, उतनी ही आवश्यकता भारत के मीडिया को भी है। इसने मीडिया के ऊपर नए सिरे से रोशनी डाली है। जैसे ही मीडिया के हाथ कोई जमूरा लगता है, वह उसे पत्रकारिता की कसौटी पर कसने की बजाय गोद में बिठाकर नोट बटोरने में लग जाता है। इस मानसिक रूप से अस्थिर दिखने वाले व्यक्ति को मीडिया ने बिना जांचे परखे हीरो बनाना शुरू कर दिया, और फिर कुछ दिन के भीतर ही वह मीडिया के मुंह पर कालिख पोत कर आगे निकल गया। वो ऐसे मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था, यूं ही मवाली था, जगह जगह रुकता खाता था, और कहीं भी वो टीवी और कुछ भी बक देता था। वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने। अब कुंभ के आयोजन पर एक अंतिम बात। जिस कार्यक्रम पर जनता के टैक्स के हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हों, वहां मीडिया की भूमिका वॉच डॉग की होती है। महाकुंभ पर उत्तर प्रदेश सरकार तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मीडिया का काम था ये जानकारी रखना कि आम जनता का ये पैसा कहां और किस तरह से खर्च हो रहा है, लेकिन उसे नौटंकीबाज बाबाओं और सरकार की चापलूसी से ही फुर्सत नहीं। पिछले 3 दिन में ही पीएम मोदी के नेतृत्व में जल, थल और नभ में कैसे भारत का डंका बजा, आप ये देखिए।
पीएम मोदी का विजन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन, दोनों ने मिलकर महाकुंभ को धरती का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना दिया। इस बेशर्म आदमी को समझना चाहिए कि कुंभ मोदी और योगी के पहले भी होता था और उनके बाद भी होता रहेगा। खैर, जो काम देशी मीडिया नहीं कर सका, उस दिशा में छोटा सा काम फ्रांस के राष्ट्रीय रेडियो प्रसारणकर्ता रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल ने किया। उसने कुंभ में करोड़ों लोगों के मलमूत्र का प्रबंधन करने वाले सफाई कर्मियों की दुर्दशा का एक आकलन किया है। आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस काम में आज भी 100% रिजर्वेशन एक विशेष जाति को ही मिला हुआ है। इस नौकरी में रिजर्वेशन लेने कोई दूसरी जाति आगे नहीं आती। 7,000 करोड़ खर्च करके भी आप न तो संतोषजनक मलमूत्र प्रबंधन कर पाए हैं और न ही उन विशेष जातियों के लिए सम्मानजनक जीवन का उपाय। 2000 फुटबॉल मैदानों से भी बड़े इलाके में फैले नदी किनारे शिविर स्थलों पर 1.5 लाख से ज्यादा अस्थायी शौचालय स्थापित किए गए हैं। 5000 से ज्यादा सफाई कर्मी पूरे काम को संभाले हुए हैं, जो कि भारत में जातीय वर्चस्व की भी एक झलक दिखाता है। चुनाव से पहले हिंदू एकता को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के प्रतीकात्मक संकेतों के बावजूद सफाई कर्मचारी लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि लोग साफ सफाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को उजागर करता है। एक तस्वीर आपको याद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुंभ के दौरान साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन मैला साफ करने वालों के पैर धो रहे थे। तब चुनाव था, अब चुनाव नहीं है। कुंभ नगरी में काम करने वाली संगीता देवी कहती हैं, बड़े लोग आते हैं, गंध फैलाकर चले जाते हैं, हम उस गंध को साफ करके अपने खाने का इंतजाम करते हैं। यह बयान उस हजारों साल पुरानी व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है जो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया प्रबंधन और चकाचौंध के जरिए लोगों को भुलावे में रखना चाहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी टीम ग्राउंड पर है और साथ में दिल्ली चुनाव से जुड़ा हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसे आपके मदद की जरूरत है। बिना आपके मदद के हम ग्राउंड से वो खबरें नहीं ला सकते जिनका सरोकार आपसे है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको दिल्ली चुनाव से जुड़ा एनएल सेना प्रोजेक्ट का लिंक मिलेगा। उसे क्लिक करके हमारे पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म को समर्थन दें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। पिछले हफ्ते अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर एक आदमी ने हमला कर दिया। सैफ के ऊपर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद इस देश के खबरिया चैनलों की बाँछें खेल उठी। खबरिया चैनलों की दुनिया में एक बात बहुत मशहूर है, 3 C, जहां मिले उस पर खेल जाओ। क्रिकेट, सिनेमा और क्राइम। इस वारदात में एक साथ 2 चीजें हाथ लग गई थी, सिनेमा और क्राइम। इसलिए घोघा बसंत मीडिया और उसके हुड़क-चुल्लू एंकराओं की बाँछें कुछ ज्यादा ही खिल गईं। इसमें एक चौथा C भी होता है, वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आएगा। नौकरानी से संबंध, सैफ अली कांड का पूरा सच। सैफ को मारने पर शाहिद बोला, मैंने करीना के ... सैफ पर अटैक, पाकिस्तान में मचा हरकंप। सैफ की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, करीना ने खोला सबसे बड़ा राज। सारा इब्राहिम भी हैरान। सैफ पर 6 वार, साजिश। मेड चोर ने बनाया बड़ा प्लान, मंदिर पर वक्फ करेगी कब्जा। पकड़ा गया सैफ का हमलावर, लॉरेंस ने रची साजिश। क्या कहते हो चूतियापन। उम्मीद है चौथा C आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो बहुतों ने बहुत प्रकार से इस हमले और उसके कारणों की खोजबीन की, लेकिन जी और रिपब्लिक वालों के बीच जो नंगई का कंपटीशन चला, उसमें बाकी बहुत पीछे छूट गए। एक तीसरा भी इस रेस में शामिल था, लेकिन ग्राफिक बाजी से आगे नहीं जा पाया। दरअसल रात 2 बजे के करीब हमलावर सैफ के घर में घुसा। हमलावर सीधे सैफ के बच्चों के कमरे में गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी की नियत से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। स्पाइन के पास से चाकू निकाला गया। ऐसा लगता है कि ये बालम खीरे का चूरन और सोधी हर्र की बुकनी एक साथ फांक कर एंकरिंग करने आता है। मुंह से इतनी गैस कौन छोड़ता है।
सुशांत सिंह राजपूत के जरिए खून लगे मीडिया के मुंह को एक बार फिर से सैफ अली खान में वही खूनी स्वाद आ गया। सो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अफवाहों के बीच से सांप्रदायिकता की रेल चलाना कोई सुधीर चौधरी से सीखे। दोनों इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और दोनों की ही पत्नियां हिंदू धर्म से थीं शादी से पहले। इनमें करीना कपूर थी शादी से पहले, और शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान शादी से पहले गौरी छिब्बर थी। और हो सकता है कि इन बातों का भी इन दोनों घटनाओं से कोई कनेक्शन हो। और हो सकता है कि इन बातों का भी इन दोनों घटनाओं से कोई कनेक्शन हो। सुधीर चौधरी स्वयं में विरोधाभासों का पुलिंदा है। यह मनुष्य नहीं शिरोमणि है। खुद ही धर्म का एंगल घुसेड़ रहा है और 10 मिनट के भीतर वो नैतिक प्रवचन पर भी आ जाता है। कहानी है तो बिल्कुल फिल्मी, लेकिन इसमें धर्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आप सोचिए, हमारे देश के नेता इसमें राजनीति ले आए और कुछ लोग अब इसमें धर्म को भी लेकर आ गए। ऐसे व्यक्ति को विरोधाभासों का पुलिंदा नहीं तो क्या कहेंगे। अब हम इससे भी कुछ ज्यादा जरूरी मुद्दे की बात करेंगे। एक वक्त वह था जब एक विद्वान समय रहते बार बार पूरे देश को चेता रहा था कि रुपया गिरता जा रहा है, इसे उठाने की सख्त जरूरत है। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया। आज पूरा देश उस विद्वान को खोज रहा है। बीते 3 महीने से रुपया डॉलर के मुकाबले 3 रुपए से ज्यादा गिर गया है। आज 86.5 रुपए प्रति डॉलर के ऐतिहासिक न्यूनतम बिंदु पर रुपया खड़ा है, लेकिन देश को वह विद्वान मिल नहीं रहा जो कभी ये दावा करता था। देश जब आजाद हुआ तब $1 1 रुपये के बराबर था। 1 रुपये में $1 बिकता था। दरअसल विद्वान उस वक्त भी सच नहीं बोल रहा था। आजादी के वक्त $1 की कीमत 4 रुपए 16 पैसे थी। यह 1947 की बात है। उस समय इस विद्वान का जन्म नहीं हुआ था, शायद इसीलिए गलती हो गई हो। खैर, जब विद्वान ने दावा किया था तब देश की जनता आंखों पर भक्ति का चश्मा चढ़ाकर बैठी थी। वह कायदे से चीजों को न देख पा रही थी न परख पा रही थी। बहरहाल, जब तक देश उस विद्वान को खोज रहा है तब तक मैं आपको आज़ादी से आज तक की रुपए और डॉलर के आपसी सफरनामे का एक मुख्तसर सा ब्यौरा दिए देता हूं। नेहरू लाख अय्याश, फैशनबाज, नाकाम और सेकुलर प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन मजाल क्या कि उनके रहते रुपया इतना नीचे गिरा हो जितना आज गिरा है। बल्कि नेहरू इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में रुपया कभी डॉलर के मुकाबले गिरा ही नहीं। 1952 में पहले चुनाव से 1965 तक की बात करें तो $1 हमेशा 4 रुपए 76 पैसे के स्तर पर स्थिर रहा। आज कुछ लोग नेहरू को गिराने में खुद इतना नीचे गिर चुके हैं कि गिरे हुए रुपए को उठा ही नहीं पा रहे, जबकि नेहरू ने कभी रुपया गिरने नहीं दिया। यह जानकर विद्वान ने चादर में मुंह छिपा लिया। खैर, इसके बाद अगर हम इंदिरा गांधी के पूरे कार्यकाल यानी 1969 से 1983 का दौर देखें तो रुपए की कीमत में करीब 2.5 रुपए की गिरावट हुई। यह 7.5 रुपए से 10 रुपए पर पहुंच गया। अब हम थोड़ा निकट अतीत में आ जाते हैं। 1991 में भारत सरकार ने रुपए और डॉलर के एक्सचेंज रेट का तरीका बदल दिया। इसलिए हमें इसके बाद बने प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हुए बदलाव के आधार पर मौजूदा गिरावट का आकलन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल, जो कि 2004 से 2014 तक रहा, इस दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 45 रुपए 32 पैसे से गिरकर 62 रुपए 33 पैसे हो गया, यानी कुल 17 रुपए और 2 पैसे की गिरावट हुई। अब लगे हाथ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों का आकलन कर लीजिए। इस दौर में 62 रुपए 33 पैसे से गिरते हुए रुपया 86 रुपए 52 पैसे तक पहुंच गया है। कुल 24 रुपए से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और मील का पत्थर तय कर लिया है। आजाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी वो सिरमौर प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा नीचे गिरा है। इस उपलब्धि के लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए।
खबर है कि देश का ईडी, सीबीआई, मीडिया सब उस विद्वान को खोज रहे हैं जिसने 1 दशक पहले पूरे देश को चेताया था कि रुपया को गिरने से बचाना है तो सरकार को बदलना होगा। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश में रुपए के अलावा भी बहुत कुछ गिर रहा है, उसमें से एक है इस देश के आम लोगों का स्वास्थ्य। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए, यह आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट इको एंड एनर्जी टॉक नामक यूट्यूब चैनल से है। यह मेरे मित्र हृदय जोशी का यूट्यूब चैनल है। उन्होंने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों के ऊपर एक मार्मिक रिपोर्ट की है। सिलिकोसिस फेफड़ों की बीमारी है जो सिलिका युक्त पत्थर की खुदाई या कटाई करने वाले मजदूरों और सिरेमिक और मूर्तियां तराशने वाले श्रमिकों को होती है। यहाँ पे ज्यादातर महिलाएं विधवा हैं जो सिलिकोसिस पीड़ित हैं, मतलब पत्थर की खदानों में काम करते हुए इनके पति मरे हुए हैं। अब सरकार दे रही पैसे मरने के बाद हम सोचते हैं कि कुछ हम लोग जिंदगी में तो मिले। यहाँ पे विधवाएं महिलाएं कितनी है, जरा हाथ ऊपर करें आप लोग। यानी इनकी 3 पीढ़ियां जो हैं, 2 पीढ़ियां मर गई खदान में काम करके, तीसरी भी वहीं काम करने के लिए मजबूर है क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा रोजगार नहीं है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।